हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 9 अक्टूबर की क्लास। टाइटल है टाइट रॉप वॉक। देखिए, टाइट रॉप वॉक एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पे इसका मतलब नोट कर लीजिए आप। टाइट रॉप वॉक जो है इसका मतलब नोट कर लो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल स्थिति। ठीक है, और कैसी मुश्किल स्थिति है, किसके बारे में बात कर रखी है वो देख लीजिए। तो बात कर रखी है आरबीआई होल्डिंग रेट्स। आरबीआई ने जो दरें निर्धारित कर रखी है, आरबीआई ने जो दरें होल्ड कर रखी हैं कि हाँ आरबीआई दरों को चेंज नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। होल्ड का मतलब क्या होता है? थामे रखना होता है। और होल्ड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आप सीख लो, ये भी काम आती है कई बार। होल्ड सेकेंड फॉर्म इसकी बनती है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है इसकी? हेल्ड। ठीक है, तो आरबीआई दरों को जो होल्ड किए हुए ना उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब ये किस बारे में है? बाई नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जहां मैं ट्रांजिटिव बोलता हूं इसका मतलब उसके बाद में हम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रेज की जो सेकेंड फॉर्म है वो होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रेज्ड। और आपको मैंने कहा कि ये ट्रांजिटिव है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट रेट्स दे रखा है। बाई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में हमें आईएनजी लगाना होता है, तो ये आईएनजी है। बाई नॉट रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को ना बढ़ाकर आरबीआई बिट्रेज, आरबीआई दिखाता है। बिट्रे का मतलब वैसे धोखा देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है रिवील करना, शो करना। तो आरबीआई की वर्ब है वो है बिट्रेज, ये दिखाता है। इट्स आ रहा है आरबीआई के लिए पजेसिव एडजेक्टिव। कंसर्न्स का मतलब होता है वरीज, चिंताएं। आरबीआई अपनी चिंताएं जाहिर करता है अबाउट स्लोइंग ग्रोथ, किसके बारे में? धीमी होती हुई वृद्धि के बारे में। फिर समझिए कि भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं रहा है आरबीआई। इसके कारण आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई अपनी चिंताएं यहाँ पे शो कर रहा है अबाउट स्लोइंग ग्रोथ, जो घटती हुई या कम होती हुई, धीमी होती हुई वृद्धि है उसके बारे में। ग्रोथ है वो यहाँ पे नाउन है, और स्लोइंग है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म लेकर आता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आरबीआई मतलब इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाकर आरबीआई यहाँ अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। किस बारे में? जो ग्रोथ धीमी हो रही है उस बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। इसका स्क्रीन पीडीएफ और साथ में जो वर्ड लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। आशीष क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही बता दूं आपको मैं अगस्त और सितंबर महीने की पीडीएफ जो मैं वर्ड यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो पर डे आपको 10-10 वर्ड्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो एक साथ कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगस्त वाली पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिलेगी और सितंबर वाली पीडीएफ भी वहीं पर उपलब्ध है। इसके अलावा सीपीओ की जो आंसर की आई है, तो सीपीओ के जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, कॉमन एरर्स हैं, वो भी अलग अलग हम प्रोवाइड करवाने का जल्दी प्रयास कर रहे हैं। तो आज आपको कुछ चीज़ें तो वहाँ पर मिल जाएंगी, उसका पीडीएफ अलॉन्ग विद आंसर्स आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, देखिए, द डिसीजन ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जो निर्णय है किसका? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। क्या निर्णय है? टू लीव इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, की इंटरेस्ट रेट को रखा जाए अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। इवन एज जो होता है ना वो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वाइल। जब दो काम साथ साथ होते हैं तब इवन एज लगाते हैं। द सेंट्रल बैंक वार्न्ड, साथ ही यहाँ पे देखिए उस स्थिति में जब सेंट्रल बैंक ने, केंद्रीय बैंक ने वार्न्ड, चेतावनी दी, किस बारे में? ऑफ द मेजर रिस्क, एक मुख्य खतरे के बारे में। मुख्य खतरा क्या है? दैट हाई इन्फ्लेशन पोजेज, वो मुख्य खतरा, ये रिस्क के लिए दैट है। जो हाई इन्फ्लेशन मतलब उच्च महंगाई, पोज का मतलब लिखेंगे कोज, या इसका मतलब होता है गिव राइज टू। तो वो मुख्य खतरा जो कि क्रिएट किया जा रहा है, कोज किया जा रहा है हाई इन्फ्लेशन के द्वारा, और ये खतरा है किसको? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक, जहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें जो इकोनॉमिक की होती है उसको हम कंसीडर करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक थोड़ा सा बड़े स्तर की आर्थिक क्रियाओं को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट की बात अगर करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। नेशनल लेवल पे कोई अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमी का विषय है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी नाउन है, मैक्रो इकोनॉमिक एडजेक्टिव है। तो ये वो खतरा है जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को है। इज अ क्लियर साइन,
तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक स्पष्ट संकेत है दैट कंजंक्शन है, मॉनेटरी अथॉरिटीज मतलब जो मौद्रिक अधिकारी हैं, फाइंड देमसेल्व्स कोट इन अ क्लेफ्ट स्टिक। ये कोट इन अ क्लेफ्ट स्टिक, इसकी एक फ्रेज है ये, बी इन अ क्लेफ्ट स्टिक। इसका मतलब है ऐसी स्थिति में होना जब आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो, वो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट, एडवर्स रिजल्ट निकाल कर देता है। आपका निर्णय कुछ भी रहा हो लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा ही होगा। तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो हैं, जो मौद्रिक अधिकारी हैं, वो अपने आप को पा रहे हैं ऐसी स्थिति में कि जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उल्टा ही अंजाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, डिसीजन ये सब्जेक्ट है, दैट डिटरमिनर है, डिसीजन नाउन है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन क्या है? इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखने का। और साथ में यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी है एक मेजर रिस्क के बारे में। मेजर रिस्क क्या है? मेजर रिस्क है हाई इन्फ्लेशन, जो उच्च महंगाई है, वो रिस्क जो उच्च महंगाई क्रिएट कर रही है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। रिपीट कर देता हूँ, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा जाएगा उस स्थिति में जब केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि एक मुख्य खतरा जो पैदा हो रहा है उच्च महंगाई के कारण, और वो खतरा किसको है? मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को। तो ये डिसीजन, इस डिसीजन की वर्ब है इज। ये एक स्पष्ट संकेत है, यहाँ पे क्लियर एडजेक्टिव हो जाएगा, साइन यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ये एक स्पष्ट संकेत है कि मॉनेटरी अथॉरिटीज जो हैं, अथॉरिटीज की वर्ब फाइंड है, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वो अपने आप को पा रहे हैं किस स्थिति में? कोट इन अ क्लेफ्ट स्टिक, कि वो अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, उनका परिणाम विपरीत निकल के आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे देखिए, देखिए आफ्टर ए रिलेटिवली बिनाइन फर्स्ट क्वार्टर। बिनाइन जो होता है इसका मतलब होता है फेवरेबल, जो आपके पक्ष में है। ठीक है, इसको हार्मलेस भी बोलते हैं, जिसमें कोई हानि नहीं हो, हानि रहित हो। बिनाइन है वो एडजेक्टिव है वैसे वर्ड कैटेगरी की अगर बात करें। कंपैरेटिवली, ये रिलेटिवली का मतलब है कंपैरेटिवली। और इसके बारे में एक खास बात ये है कि इनके बाद में डिग्री हमेशा पॉजिटिव आती है। कंपैरेटिवली हो या रिलेटिवली हो, इसके बाद में डिग्री कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। तो आफ्टर ए रिलेटिवली बिनाइन फर्स्ट क्वार्टर, तो तुलनात्मक रूप से जो पहली तिमाही है वो थोड़ी सी फेवरेबल रही है ना। तो तुलनात्मक रूप से पहली तिमाही के फेवरेबल रहने के बाद व्हेन हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, अब तिमाही में हुआ क्या था? पहली तिमाही का मतलब क्या है? अप्रैल, मई और जून की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, जहाँ पे आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन ना मिले इसका मतलब टोटल इन्फ्लेशन है। पूरी सारे अर्थव्यवस्था में हर एक कैटेगरीज को कंसीडर करते हुए टोटल इन्फ्लेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो जब हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जो है, मतलब हेडलाइन खुदरा महंगाई जो है, एवरेज्ड, इसका औसत कितना रहा? 4.63%। किसके अगेंस्ट? एज अगेंस्ट का मतलब है कंपेयर्ड टू। एज अगेंस्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब है कंपेयर्ड टू। किसके तुलना में? आरबीआई के प्रोजेक्शन का मतलब होता है गैस, अनुमान। आरबीआई का अनुमान क्या था? 4.6%। प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सीपीआई के द्वारा जो भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो मापी गई थी सीपीआई के द्वारा, एक्सेलरेटेड, ये यहाँ वृद्धि हुई है, इसकी वर्ब है, शार्पली, काफ़ी ज़्यादा, इन द लास्ट क्वार्टर विद जुलाई एंड अगस्त सीइंग रीडिंग्स ऑफ 7.44%। अंतिम जो पिछली तिमाही है, लास्ट क्वार्टर है, इसमें जुलाई और अगस्त जो है उसका पठनांक, उसकी रीडिंग कितनी थी? जुलाई में तो रहा इतना प्रतिशत और अगस्त में रहा इतना प्रतिशत, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। एक बार फिर समझिए, तो पहली तिमाही तो थोड़ी सी फेवरेबल रही, उसके बाद तो पहले तो बात करेंगे इस पहली तिमाही में हुआ क्या था। इसमें हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन औसत कितनी रही? 4.63%। आरबीआई का अनुमान कितना रहा? 4.6%। तो आरबीआई के अनुमान की तुलना में 4.63% रही। ठीक है, ये तो था पहली तिमाही की कहानी। अब इसमें हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ये वाली है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद में सीपीआई के द्वारा मापा गया प्राइस गेन्स जो है, सीपीआई ने जो कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की थी वो बढ़ोतरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। एक्सेलरेटेड है वर्ब है, शार्पली है वो एडवर्ब है। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी पिछले क्वार्टर में, है ना, पिछली तिमाही में, विद जुलाई एंड अगस्त सीइंग। और इसमें हुआ क्या कि जुलाई और अगस्त, विद का प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पे आईएनजी आ रहा है।
इसमें जुलाई का रीडिंग जो है वो रही इतनी, रीडिंग मतलब ये आंकड़े सामने आए, ये पठनांक रहा, और अगस्त की रीडिंग रही इतनी रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पे आइए, देखिए, इन अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट, टैसिट का मतलब होता है अनस्पोकन, अनकहा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कन्फेशन, आप इसे कन्फेशन भी कह सकते हो, आप इसे एक्सेप्टेंस भी कह सकते हो। ठीक है, स्वीकृति को बोलते हैं, एडमिशन भी कह सकते हो, स्वीकृति। इन अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट, टैसिट हो गया एडजेक्टिव, एक्नॉलेजमेंट हो गया नाउन। तो एक वो स्वीकृति जो अनकही स्वीकृति है, इसमें कुछ कहा नहीं गया मुंह से, लेकिन इन्होंने स्वीकार कर लिया है ऑफ इट्स मिस जजमेंट, कि इनकी तरफ से डिसीजन गलत हुआ है। जजमेंट मतलब निर्णय, मिस जजमेंट गलत निर्णय, ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, और निर्णय किस बारे में है, महंगाई के रुझान के बारे में। इन्फ्लेशनरी महंगाई से संबंधित एडजेक्टिव हो गया, ट्रेंड्स रुझान ये नाउन हो गया। तो एक मतलब इन्होंने मौन स्वीकृति दी है कि हमसे गलती हो गई जज करने में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को, महंगाई के रुझानों को। द एमपीसी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति है, इसने क्या किया, रेज किया, ये इसकी वर्ब है, इट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान है, अपने अनुमान को बढ़ा दिया फॉर एवरेज सेकेंड क्वार्टर इन्फ्लेशन। ठीक है, किसके लिए, औसत जो दूसरे क्वार्टर की महंगाई है उसको कितना बढ़ा दिया, 20 बेसिस पॉइंट्स तक, मतलब 0.2 बढ़ा दिया मान लीजिए, है ना, 22 का मतलब तक है। फ्रॉम द अगस्त फोरकास्ट ऑफ 6.2%, पहले अगस्त का फोरकास्ट कितना था, 6.2%, अब बढ़ा के 0.2 बढ़ाया है तो 6.4% हो गया। ठीक है, फिर समझिए, एक टैसिट एक्नॉलेजमेंट में, एक अनकही या मौन स्वीकृति में, जिसमें कि इन्होंने इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स के बारे में मिस जजमेंट किया था। इन्होंने कहा कि हमारे से थोड़ा सा गलती हो गई, हमने निर्णय सही से नहीं लिया, हमने सही से नहीं आकलन किया। एमपीसी ने पिछले सप्ताह बढ़ा दिया अपने प्रोजेक्शन को। एवरेज सेकेंड क्वार्टर जो इन्फ्लेशन है, जो औसतन दूसरे तिमाही की जो महंगाई है वो कितनी बढ़ गई, 20 बेसिस पॉइंट्स तक चली गई। अगस्त फोरकास्ट जो है वो था इतना, और ये अब कितना हो गया है, 0.2 बढ़ा के 6.4%। ठीक है, फ्रॉम और टू आ रहा है, शुरुआत में था 6.2 और अंत में हो गया 6.4। शुरुआत और अंत के लिए फ्रॉम और टू का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है एंड इवन दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स, और यहां तक कि ये जो अनुमान है ये ऐसा लगता है ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। ओवरली मतलब कहीं ज्यादा, एक्सेसिवली। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, थोड़ा सा पॉजिटिव होकर इसके बारे में सोच रहे हो। इफ वन कंसीडर्स, यदि कोई व्यक्ति कंसीडर करे, वन की वर्ब है कंसीडर्स, इफ है वो कंजंक्शन है, और ये कैसा कंजंक्शन है, ये कल्पना करने के लिए, काल्पनिक जो वाक्य होते हैं उसके लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। सपोजिशनल कंजंक्शन ये कहलाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ये कंसीडर करे दैट द हेडलाइन नंबर विल नीड टू हैव स्लोड ड्रेस्टिकली, कि जो हेडलाइन नंबर है, जो टोटल महंगाई के आंकड़े हैं, उसको आवश्यकता पड़ेगी कि हैव स्लोड ड्रेस्टिकली। ड्रेस्टिकली का मतलब है, ऐसा मान लो, शार्पली, बहुत ज़्यादा स्तर पर, एक्यूटली भी कह सकते हो। ठीक है, एडवर्ब है। तो क्या कह रहा है, और यहां तक कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की वर्ब है अपीयर्स, दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इवन एडवर्ब होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इसलिए क्योंकि ये नाउन दे रखा है आपको आगे, और अगर नाउन नहीं होता तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। हर एडिटोरियल में इस बारे में बताया आपको। और यहाँ तक कि जो अनुमान है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोचा है इस बारे में। यदि कोई व्यक्ति ये कंसिडर करे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है उसको आवश्यकता पड़ेगी कि वो थोड़ा धीमा पड़े, और बहुत काफ़ी ज़्यादा तेज, मतलब काफ़ी ज़्यादा धीमा पड़े, और कितना पहुँच जाए, इतना पहुंच जाए, कब, सितंबर में। फॉर द आरबीआई प्रोग्नोसिस टू बी इनवैलिडेटेड, किसके लिए, ताकि आरबीआई का जो पूर्वानुमान है वो वैलिडेट हो सके। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रेडिक्शन, मतलब भविष्यवाणी, पूर्वानुमान, नाउन है। और वैलिडेट का मतलब होता है जस्टिफाई, सही ठहराना। टू से दैट समथिंग इज ट्रू, इसको बोलते हैं वैलिडेट करना। तो अगर आपको आरबीआई का अनुमान सही ठहराना है तो फिर आप ये मान के चलो कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि सितंबर में जो महंगाई है वो कितनी रह जाए, ये यहाँ पे 5% से भी कम रह जाए। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर आपने सोचा है। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक में ओवरली है वो एडवर्ब है, और ऑप्टिमिस्टिक है वो एडजेक्टिव है। यहाँ तक कि ये प्रोजेक्शन जो है वो अपीयर होता है, अपीयर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक,
जब कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति कंसीडर करता है कि अब ये वन की वर्ब कंसीडर्स है, दैट कंजंक्शन है कि हेडलाइन नंबर ये हो गया, सब्जेक्ट इसकी वर्ब होगी विल नीड, इसको आवश्यकता पड़ेगी कि टोटल जो आंकड़ा है पूरी महंगाई का वो बहुत धीमा पड़ जाए और इससे भी कम आ जाए। लेस डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन आ रहा है। लेस की डिग्री पॉजिटिव होती है लिटिल और इसकी सुपरलेटिव होती है लिस्ट। ठीक है, फिर कह रहा है फॉर नाउ, अब के लिए, द एमपीसी इज होपिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आशा कर रही है, दैट द रिसेंट रिडक्शन इन डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस, कि जो हाल फिलहाल का जो कटौती है, कमी है डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस में, कंबाइंड विद द लॉवरिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस, है ना, इसके साथ साथ, कंबाइंड मतलब इसके साथ साथ, लॉवरिंग मतलब कम होता हुआ, वेजिटेबल प्राइस मतलब सब्जियों की कीमत। अब के लिए एमपीसी आशा कर रही है, दैट कंजंक्शन हो गया, क्या आशा कर रही है कि हाल फिलहाल जो कटौती की गई है, कमी की गई, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने का प्रोसेस, कि जो कटौती हुई है डोमेस्टिक एलपीजी प्राइसेस में और साथ साथ में जो सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। वुड प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक तो आपने क्या कर दिया, सब्जियों की कीमतें कम हो गई, दूसरा एलपीजी प्राइसेस कम हो गए, तो ये दोनों चीजें क्या करेगी, वुड आ रहा है मतलब इमेजिन करने के लिए आ रहा है, तो ये प्रोवाइड करेगा सम नियर टर्म रेस्पाइट, कि अल्पकालिक या निकट भविष्य का एक रिलीफ आपको मिल सकता है। रेस्पाइट एक नाउन है, इसका मतलब रिलीफ है, राहत। टू प्राइस प्रेशर, जो कीमतों का दबाव है उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। गवर्नर शक्तिकांता दास अंडरलाइन द आरबीआई विलिंगनेस, अब जो ये गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांता दास, इन्होंने अंडरलाइन किया है मतलब हाईलाइट किया है आरबीआई की जो इच्छा है, विलिंगनेस है, टू रिजोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, रिकोर्स टू, हैव रिकोर्स टू, सहारा लेना। ठीक है, तो आरबीआई की जो इच्छा है कि हम सहारा लेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स का, सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज का। ठीक है, किस लिए, सकआउट करने के लिए। सकआउट का मतलब होता है पुल आउट या ड्रॉ आउट, निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए। किसको, एक्सेस फंड्स को, काफी ज्यादा जो फंड है, आवश्यकता जी फंड जो है उसको, फ्रॉम द सिस्टम से, इफ इट सीज रीजन, यदि इसको कोई कारण नजर आता है, इसकी वर्ब हो गई, टू बिलीव दैट, ये विश्वास करने का कि लिक्विडिटी में बी राइजिंग, लिक्विडिटी मतलब कैश, कि कैश जो है वो हो सकता बढ़ जाए, टू ए लेवल, एक ऐसे स्तर तक, वेयर इट कुड अंडरमाइन, जहां पर ये कैश जो है ये अंडरमाइन कर सकता है। अंडरमाइन का मतलब है वीकन करना, कमजोर करना, इरोड करना, इसको वीकन भी कह सकते हो, इरोड भी कह सकते हो। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, जो टोटल मिला के पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है, स्टांस का एटीट्यूड, जो नजरिया है उसको ये कमजोर कर सकता है। फिर समझिए, गवर्नर शक्तिकांता दास ने हाईलाइट किया है, ठीक है, क्या, आरबीआई की विलिंगनेस को, आरबीआई की इच्छा को। आरबीआई की इच्छा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, इसका सहारा लेने की इच्छा है, टेक्निकल टर्म है। ठीक है, तो ये कह रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, पूरा नाम ही है वैसे, खुले बाजार का संचालन, ऑपरेशन, सेल्स ऑफ सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूतियों की सेल, प्रतिभूतियां जो होती हैं उसकी बिक्री, इसका सहारा लेने की इच्छा जताई है शक्तिकांता दास जो गवर्नर है उन्होंने। किस लिए, ताकि एक्सेस फंड्स को बाहर निकाला जा सके, किससे, सिस्टम से। सिस्टम मतलब तंत्र जो है जहां पे कैश रखा है, ज्यादा आवश्यक कैश है, उसको बाहर निकाला जाए। यदि इसको कोई कारण नजर आता है ये विश्वास करने का कि लिक्विडिटी जो है वो बढ़ सकती है एक ऐसे स्तर पर जहां पर ये कमजोर कर सकती है टोटल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को, ओवरऑल जो कुल मिलाकर मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसको कमजोर कर सकती है तब। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।